हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि एंड आई एम पुष्पांजलि। आज मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराने जा रही हूँ और ये आप क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे ताकि आपको ये पाठ में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो ये है क्लास 5 की हिंदी की रिमझिम बुक, उसके पाठ 11 चावल की रोटियां। पहले मंच और मंचन के बारे में जानेंगे। इसको हमने पढ़ा था और इसमें हमने देखा था कि एक नाटक है जो कि मंच में दर्शाया गया है। तो इसमें मंच कैसा था और मंचन कैसे किया जाता है उसके बारे में कुछ मैं बताऊंगी। एक सादा कमरा, हम लोग मंच के बारे में जब लिखते हैं तो कैसे, इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा हाँ हम लोग खुद ही वैसा ही एक कमरा देख रहे होंगे, ऐसा लगेगा। बिल्कुल इसी तरह से मंच को सजाया गया था। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयां, एक दीवार के सहारे मांस रखने की अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। इस तरह का यह मंच हमें यानी कि स्टेज हमें दिख रहा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। दो दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है, दूसरे किनारे की ओर। मीन्स मंच में ही दरवाजे भी। पक्षियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, इस तरह की आवाज आती है। कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती है। कोको आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है। स्टेज, इसी तरह का स्टेज दिख रहा था, तभी स्टेज में एंट्री किसकी होती है? कोको की, और वो जम्हाई लेते हुए आता है क्योंकि वो सो के उठा था, सुबह का टाइम है। ऊपर की लिखी पंक्तियों में कोको के घर में एक कमरे का वर्णन किया गया है। हम स्टेज तो कह रहे हैं लेकिन असल में कोको के घर का कमरा है, इस तरह का था। दरअसल नाटक के लिए मंच सज्जा कैसी हो, यह निर्देश उसके लिए है। तुम इस वर्णन को पढ़कर मंच का एक चित्र बनाओ जो ठीक वैसी ही होनी चाहिए जैसा कि बताया गया है। जिस तरह हमने बताया है उसी तरह का एक चित्र बनाइए। आप जो इन लाइंस को 2-3 बार पढ़ के फिर इसका एक चित्र बनाइए। हाँ, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस जो है एजुकेशन के वीडियोस डालती हूँ सब कुछ आपको मिलता रहेगा। नाटक के बाद अब नाटक से ही कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न, नाटक में हिस्सा लेने वालों को पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र कहते हैं और जिनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती उन्हें गौण पात्र कहते हैं। बताओ इस नाटक में कौन कौन मुख्य और कौन गौण पात्र हैं? जैसे हम एक पिक्चर देखते हैं तो उसमें जो मुख्य पात्र कौन होते हैं? हीरो हीरोइन जो मुख्य पात्र होते हैं और दूसरे जितने भी होते हैं वे गौण पात्र होते हैं। तो इस नाटक में कोको जो है वो कोको, मिमी और तिनसु मुख्य पात्र हैं, वहीं नीनी और उबातून गौण पात्र हैं। कोको, मिमी और तिनसु नहीं होने से ये नहीं हो पाता नाटक। प्रश्न 2, पात्र को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं, डायलॉग यानी कि। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकती हो? इसके लिए तुम टोलियों में भी काम कर सकते हो। 2-3 बच्चों की ग्रुप बना के आप लोग किसी भी एक लेसन को पढ़ लीजिए, उस लेसन को नाटक के रूप में दर्शाने के लिए कुछ डायलॉग्स लिखिए, संवाद लिखिए। उदाहरण के लिए खो खो या कबड्डी जैसा कोई खेल। हाँ, खो खो या कबड्डी जैसे खेल में जैसा कि डायलॉग्स बोले जाते हैं, जैसे क्रिकेट में भी आपने अगर कमेंट्री सुनी है तो वही डायलॉग्स होते हैं। खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस की एक डायलॉग संवाद लिखने के लिए कहा गया है। इस तरह से आप बात करेंगे तब कि आपके खेल की दल से कुछ खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस। ओके, जैसे कि पहले दल के सदस्य ने कहा कि तुम्हारे खिलाड़ी आउट है, तब दूसरे दल के सदस्य क्या कहेंगे? किस तरह आउट है? पहले दल के सदस्य, क्योंकि इसकी सांस टूट गई थी, कबड्डी में सांस टूटने से आउट हो गया। दूसरे दल के सदस्य नहीं, इससे पहले यह अपने पाले में आ गया था। मीन्स वो जो बीच की लाइन होती है उसके अंदर एक टीम दूसरी टीम इस तरह से होती है, तो इसके पाले में आ गया था। पहले दल के सदस्य, तुम झूठ बोल रहे हो। दूसरे दल के सदस्य, बहस मत करो और खेल शुरू करो।
वे कह रहे हैं कि उनका दल का सदस्य आउट नहीं है, बल्कि वो अपने पाले में आ गया था। तो जो हम लोग बातचीत करते हैं वही डायलॉग्स होते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या कभी आपने कोई चीज या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ था? क्या होता है कि हम लोग कभी कुछ बात जो हमें अच्छी नहीं लगी हो या फिर हमसे कुछ गड़बड़ी हो गई हो, तो हम क्या करते हैं कि छुपाते हैं या फिर छुपाने की कोशिश करते हैं रहते हैं। तो ऐसी कोई अगर आपके साथ घटना हुई है तो जरूर लिखिए। एक बार मेरा एक मित्र मुझसे कहानियों की पुस्तक मांगने आया। मैं उसे पुस्तक नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने वह पुस्तक तकिए के नीचे छुपा दी, लेकिन वह वहीं पर बैठ गया। तब मैंने चुपके से पुस्तक निकालकर मेज के दराज में रख दी। कुछ समय बाद मेरा मित्र दराज खोलने लगा। तब मैंने उसे बड़ी मुश्किल से बहाना बनाकर उसे बाहर भेजा। होती है कभी आप लोगों के साथ भी, जब बचपन में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था घटना। कभी कुछ चीज देने का मन नहीं करता है किसी को छूने का, तो इस तरह के हो जाती है घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद से इस बात को समझाओ। उत्तर, हाँ, हमें कहानी में ऐसा लगता है कि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। नीनी और मिमी से चावल की रोटियां बचाने के लिए कोको झूठ बोलता है। इसके लिए वह रेडियो के खराब होने, अपना पेट भरा होने, मुंह हाथ धोने, कमरे में चूहा होने, रोटियां खा लेने तथा मां को एलर्जी होने जैसे झूठ बोलता है। तो एक झूठ बोलने से हमें 1000 झूठ बोलनी पड़ती है। एक चावल कई कई रूप। कोको की मां ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। भारत के विभिन्न प्रांतों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। भोजन के हिस्से की रूप में मैं भी, नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी। भोजन के हिस्से के रूप में भी और नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है? सभी के प्रांत में चावल का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होते हैं। तो घर में बातचीत करके पता करो कि एक तालिका बनाओ। कक्षा में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान करो तो पाओगे कि भाषा, कपड़ों और रहन सहन के साथ साथ खान पान की दृष्टि से भी भारत अनूठा है। तो अगर प्रांत दिल्ली के बारे में बोले तो चावल का प्रयोग कैसे होता है? भोजन के लिए, मीठे पकवान के लिए, नमकीन पकवान के लिए, रोटियां, इडली, डोसा बनाने के लिए, खिचड़ी बनाने के लिए दिल्ली में चावल यूज होती है। इसी तरह से आप लोग अगर अलग अलग जगह से हैं तो अलग अलग जगह में चावल की कौन कौन से यूजेस होते हैं वो जरूर लिखिए। दूसरा प्रश्न, अपनी तालिका में से चावल से बनी कोई एक खाने की चीज बनाने की विधि पता करो और उसे नीचे दिए गए बिंदुओं के साथ लिखो, जैसे कि सामग्री, तैयारी और विधि। जैसे कि चावल की एक बहुत ही अच्छी चीज जो सबको पसंद होती है वो है खीर। खीर बनाने के लिए सामग्री यानी कि इंग्रेडिएंट्स, चावल, दूध, चीनी और मेवे की जरूरत होती है। तैयारी कैसे करते हैं? चावल को साफ करना होता है, धोना होता है, मेवों को बारीक काटना होता है। विधि, पहले विधि यानी कि किस तरह से बनाए इसको। पहले दूध आंच पर कढ़ाई में रखें, फिर कुछ देर के बाद चावल डाल दें, कुछ देर हिलाते रहें और पकने दें। अब उसमें चीनी डाल दें, कटे मेवे भी डाल दें। अब गर्मा गर्म परोसे। कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए। कोको की मां ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। एक ही चीज के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें अंतर बताओ। चावल, धान, भात, मुरमुरा, चूड़ा। उत्तर, चावल धान से निकला हुआ दाना चावल कहलाता है। धान छिलका चढ़ा हुआ चावल धान कहलाता है। भात पके हुए चावल को भात कहते हैं। मुरमुरा धान को भूनकर मुरमुरे बनाए जाते हैं। चूड़ा धान को भिगोकर उस पीसने से चिड़वा बनता है। साबुत दाल, धुली दाल, छिलका दाल, ये कैसे बनते हैं? बिना छिलके उतारे या बिना टूटी दाल साबुत दाल कहलाती है। मीन्स पेड़ में जो दाल उगती है उसको छिलके उतार के वो साबुत दाल निकलती है, जिससे से मटर निकलती है। धुली दाल,
बिना छिलके की दाल को धुली दाल कहते हैं। उसको जब हम लोग मशीन में पिसवाने के लिए थोड़ा सा रगड़ते हैं तो उसका छिलका निकल जाता है। छिलका दाल। टूटी हुई लेकिन छिलके वाले को छिलका दाल कहते हैं। टूटी हुई चक्की में थोड़ा सा अगर कूटा जाए तो क्या होता है कि धुली दाल, छिलका दाल निकल जाएगा और थोड़ा सा और कूटने से धुली दाल बन जाती है। गेहूं, दलिया, आटा, मैदा, सूजी। गेहूं के साबुत दानों को गेहूं कहते हैं। दलिया, गेहूं को मोटा मोटा पीस कर दलिया बनाया जाता है। आटा, गेहूं को पीस कर आटा बनाया जाता है। पतला महीन पीसने से आटा बन जाती है और मोटा मोटा टुकड़ों में जब तोड़ते हैं गेहूं को तो दलिया बन जाती है। मैदा, गेहूं को बारीक पीसकर मैदा बनाया जाता है। आटा को भी और पीसने के बाद मैदा बनती है। सूजी, जौ आदि अनाज से बना आटा सूजी कहलाता है। अब एक पैराग्राफ है जिसमें कि आपको के, में, ने, को से इनको लगा के कंप्लीट करनी है। जैसे कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। अब प्रश्न, ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है वे वाक्यों में सब शब्दों का आपस में संबंध बनाते हैं। नीचे एक मजेदार किताब अनारकों के 8 दिन का एक अंश दिया गया है। उसके खाली स्थानों में इस प्रकार के सही शब्द लिखो। जैसे अनारको एक लड़की है। घर के लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा जो है सो उस से हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो पानी ले आ, अन्नो धूप में मत जाना, अन्नो बाहर अंधेरा कहीं मत जा, बारिश में भीगना मत, अन्नो और कोई बाहर से घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारे अनारको है। प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं। प्यार से आज अनारको सुबह सोकर उठी तो हाँफ रही थी। रात सपने में बहुत बारिश हुई। अनारको ने याद किया और उसे लगा आज के सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपनों में कभी नहीं हुई, कभी नहीं। जमकर बारिश हुई थी आज के सपने में और जमकर उसमें भीगी थी अनारको। खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब भीगी थी। तो ये रहे चावल की रोटी के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स और मेरे ख्याल से आप लोगों को जरूर इन क्वेश्चन से कुछ फायदा ही हुआ होगा। आप लोग कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं इसके साथ ही, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि आपके दोस्त भी इससे बेनिफिट हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे चैनल में जितने भी मैं एजुकेशन के वीडियो बनाऊं वो मिलते रहे। धन्यवाद।